इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। जब जॉनथन कासल ड्रैकुला में जिंदगी और मौत के बीच अधर में लटका हुआ वहां से निकलने का रास्ता तलाश रहा था, वहीं इंग्लैंड में उसकी मंगेतर मीना और उसकी दोस्त लूसी जिंदगी के मजे ले रहे थे। जब जॉनथन ट्रांसिल्वेनिया के लिए चला था, उसके बाद मीना को उसकी 1-2 चिट्ठियां मिली थी और अभी हाल ही में जॉनथन के बॉस मिस्टर हॉकिंस ने मीना को जॉनथन की 3 चिट्ठियां भेजी थी, जो कि काउंट ने जॉनथन से जबरदस्ती लिखवाई थी। पर अजीब बात थी कि जॉनथन ने उसे सीधे सीधे कोई चिट्ठी क्यों नहीं भेजी थी। यही सोच सोच कर मीना अक्सर उदास हो जाती थी। ये जुलाई का महीना था और इंग्लैंड में इस वक्त ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। हालांकि अभी भी सूरज की सीधी रोशनी इंग्लैंड के ज्यादातर इलाकों में नहीं आती। मीना और लूसी बचपन के दोस्त थे और हमेशा ही साथ रहते थे। यहां तक कि वो दोनों अपने अंकल के घर में एक साथ ही रहते थे। जब जॉनथन और मीना की सगाई हुई थी, उसके कुछ वक्त बाद ही डॉक्टर जॉन सीवर्ड ने लूसी को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके लिए लूसी ने भी हां कह दी थी। डॉक्टर जॉन एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका लंदन में एक अच्छा खासा बड़ा मेंटल असाइलम था, जहां वो दिमागी तौर पर बीमार लोगों पर रिसर्च करते और उन्हें किसी भी तरह से ठीक करने की कोशिश करते थे। मीना और लूसी अभी जहां रह रहे थे, वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वो एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जो कि समंदर और पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं था। वो दोनों अक्सर समंदर के पास घूमने जाते और घंटों वहीं बैठे बातें किया करते। मगर पिछले कुछ दिनों से पोर्ट पर काम करने वाली बहुत सी शिपिंग कंपनी के लोगों में एक डर सा बैठ चुका था। वहां एक अफवाह फैली हुई थी कि बल्गेरिया के वारना से आने वाली शिप में कई हादसे हुए थे, जिसमें कई लोग गायब हो गए थे। मीना और लूसी के पास उस वक्त करने को ज्यादा कुछ नहीं होता था, तो वो दोनों अक्सर लोगों से बात करते रहते थे और कई बातें ना चाहते हुए भी उनके कानों में पड़ जाती थी। एक शाम एक शिपिंग कंपनी में काम करने वाले एक आदमी ने उन्हें बताया कि जो शिप वारना से लंदन आ रही थी, उसमें जितने भी लोग यहां से गए थे, वो वापस नहीं आए थे। उस जमाने में इस तरह की माल ढोने वाली शिप में कैप्टन हर चीज का लेखा जोखा अपनी डायरी में रखते थे और इस शिप के कैप्टन ने भी अपनी डायरी में अपने सफर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उस आदमी ने उन दोनों को बताया था कि कैप्टन को उस शिप में शुरू से ही कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था और जैसे जैसे वो अपने सफर में आगे बढ़ते हुए बीच समंदर में जाते गए, कैप्टन के कई डर सच में बदल गए थे। शिप के क्रू ने कैप्टन को कई बार बताया कि उन्हें अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है या फिर उनके पीछे कोई खड़ा है, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। मीना ने उस आदमी यानी वैगनर से पूछा कि क्या वो उन्हें कैप्टन की डायरी पढ़ने के लिए दे सकता है। वो आदमी कुछ सेंट्स के लिए वो डायरी देने को तैयार हो गया। अगले दिन वो डायरी मीना के हाथ में थी। मीना और लूसी तुरंत ही वहां से निकल गए और अपने घर जाकर वो डायरी पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, शिप का कैप्टन इस सफर पर निकलने से पहले कुछ खास खुश नहीं था। उसके मन में कई तरह के शक पैदा हो गए थे। सबसे ज्यादा जो बात उसे परेशान कर रही थी, वो ये थी कि कोई भी बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में मिट्टी भरकर इंग्लैंड क्यों भेजेगा। उसे एक और शक था कि इन बक्सों में ढेर सारा सोना चांदी भी भरा हो सकता था।
क्योंकि कुछ बक्से बाकियों से ज्यादा भारी थे और एक खास दिखने वाले बक्से को तो जंजीरों से भी बंद किया गया था। हालांकि उन बक्सों को खोल कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके मन में एक डर सा बैठ गया था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। 16 जुलाई को एक क्रू मेंबर ने कैप्टन को बताया कि उनका एक साथी पेट्रोव्स्की कहीं चला गया है। उन्होंने पूरी शिप छान मारी, पर उन्हें पेट्रोव्स्की कहीं नहीं मिला। एक दिन छोड़कर 18 जुलाई को क्रू के कुछ लोग कैप्टन के पास आए और बताया कि उनमें से कई लोगों ने रात में एक अजीब से आदमी को शिप के डेक पर घूमते हुए देखा है। क्रू के मुताबिक वो आदमी काफी लंबा और पतला सा था और वो क्रू में से तो बिल्कुल भी नहीं था। कई लोगों ने उसे रात में डेक पर टहलते हुए देखा और वो उनके सामने ही धुंध में कहीं खो सा गया। ये सब सुनकर कैप्टन ने फैसला कर लिया था कि वो सोने जाने से पहले शिप का कोना कोना एक बार जरूर देख लेगा कि कहीं कोई चोर या ऐसा ही कोई छुप कर उनकी शिप में तो नहीं आ गया। कैप्टन ये भी चाहता था कि शिप के क्रू में किसी तरह की घबराहट या गलत अफवाहें ना फैलें, और इसीलिए उसने शिप की देखभाल की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली थी। उसने सारे क्रू को इकट्ठा किया और कहा कि वो एक तरफ से पूरी शिप की जांच कर लेते हैं, और अगर कोई बाहरी आदमी यहां होगा तो वो उनसे भागकर कहां जाएगा। सबने अपने कैप्टन की बात मान ली। सारे क्रू ने लालटेन लेकर पूरे शिप की तलाशी ली, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। सबने सोचा कि जरूर नशे की हालत में उन्हें कोई धोखा हुआ था, और पेट्रोव्स्की कहीं वो शराब पीकर समंदर में तो नहीं गिर गया। हो सकता है, इस बात की संभावना तो थी, और अगर ऐसा हुआ था तो उसे खोजने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस ठंडे खुले समंदर में किसी का भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। 1-2 दिन में ही सब लोगों के मन से ये डर निकल चुका था, पर अभी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। 24 जुलाई आते आते ये शिप जिब्राल्टर से आगे निकल चुकी थी, और तब तक समंदर का मिजाज बहुत ही खराब हो चुका था। अपने तजुर्बे से कैप्टन जानता था कि यह मौसम अभी शायद अगले 5-6 दिन ऐसा ही रहेगा। इस तरह के मौसम में किसी भी शिप क्रू का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक आदमी को हर वक्त शिप को चलाना और देखना पड़ता है, और उनके पास आराम करने का भी वक्त नहीं होता। ऐसे में उनके पास पहले से ही एक आदमी की कमी हो चुकी थी। मगर इस मौसम के अलावा एक और बात थी जिसकी चिंता करना वो कैप्टन भूल गया था। एक शाम जब शिप थोड़ा आराम से चल रही थी और एक आदमी जो कि पहरे पर था गायब हो गया। कैप्टन इस तरह के हालात की गंभीरता को अच्छी तरह समझता था। उसे डर था कि कहीं क्रू को ऐसा न लगे कि किसी ने उसका खून कर दिया है और वो आपस में ही एक दूसरे पर इसका इल्जाम डालते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इनमें आपस में ही झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए उसने सबको बुलाकर अच्छे से समझाया। आज 28 जुलाई थी और क्रू के लोग इस खराब मौसम में काम करते करते बहुत ज्यादा थक चुके थे। हवाएं तूफानी रफ्तार से चल रही थीं और शिप की पाल को संभालना आसान नहीं था। उनमें से 2 आदमी कम हो गए थे और रात में पहरा देने के लिए ना तो कोई बचा था और ना ही किसी में ऐसा करने की हिम्मत थी। कैप्टन ने अपने 2 खास लोगों में से एक को पहरा देने के लिए कह दिया। 29 जुलाई की सुबह जब सब सोकर उठे तो वो भी शिप पर कहीं नहीं था। अब तक उस शिप पर डर का सा माहौल बन गया था, पर शायद क्रू को एक उम्मीद थी कि वो अब जल्दी ही इंग्लैंड तक पहुंचने वाले थे, मगर उनके साथ अभी शायद और भी बुरा होना बाकी था। 30 जुलाई को शिप से एक नहीं बल्कि 2 और लोग गायब थे। एक तो वो जो रात में पहरा दे रहा था,
और दूसरा शिप का व्हील संभालने वाला। अब शिप पर कोई भी कभी भी अकेला नहीं रहता था और सारे ही लोग एक जगह एक साथ ही बैठते थे। वो इंग्लिश चैनल तक तो आ गए थे, पर उन्हें अभी तक कोई दूसरी शिप नहीं दिखी थी जिससे वो कुछ मदद ले सकते। कैप्टन की आंखें समंदर में बड़ी बेसब्री से किसी दूसरी शिप को तलाश रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। 2 अगस्त की दोपहर को कैप्टन ने किसी के चीखने की आवाज सुनी। वो भागकर डेक पर देखने गया तो वहां उसका वो खास दोस्त भी पहुंचा हुआ था। उसने भी कैप्टन से कहा कि वो एक चीखने की आवाज सुनकर ही वहां आया था, पर उन दोनों को वहां कोई नहीं मिला। मतलब शिप से एक और आदमी गायब हो चुका था। उस शिप पर अब 2-4 लोग ही बचे थे, बाकी का कोई अता पता नहीं था। ये कैप्टन काम तो इंग्लैंड में करता था, पर असल में ये रशियन था और दिल से बहुत ही मजबूत। शायद शिप पर वही एक इंसान था जिसकी मानसिक संतुलन अभी भी ठीक था और उसका पूरा ध्यान जल्द से जल्द इंग्लैंड पहुंचने पर लगा हुआ था। साथ ही वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना भी कर रहा था कि वो सही सलामत इंग्लैंड पहुंच जाए। 3 अगस्त की रात जब एक आदमी शिप के व्हील पर था, तब कैप्टन अंदर आराम कर रहा था। कुछ देर बाद कैप्टन आदतन बाहर देखने के लिए आया कि वहां सब ठीक है या नहीं, मगर उसे जिस बात का डर था वही हुआ। शिप का व्हील संभालने वाला व्हीलमैन भी गायब था। कैप्टन ने तुरंत जाकर व्हील संभाला। वो सोच रहा था कि अगर उसे आने में थोड़ी देर हो जाती तो शिप न जाने कहां जाती। ये किसी चट्टान से टकरा सकती थी या फिर रास्ते से भटक भी सकती थी। मगर वो व्हीलमैन कहां गया? कहीं बाकी सबकी तरह वो भी तो हमेशा के लिए नहीं। कैप्टन के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई। 2-3 बार पुकारने पर वो भागता हुआ डेक पर आया। उसका दोस्त काफी बदहवास सा मालूम पड़ रहा था। कैप्टन उससे कुछ कहता, उसके पहले ही वो कैप्टन के कान के पास आकर बोला, मैंने आखिर उसे देख ही लिया। मैं समझ गया हूं, वो यही है, इसी शिप पर। मैंने पहरा देते हुए उसे देखा था। वो एक पतला और काफी लंबा आदमी था। उसकी खाल अजीब सी पीली सी है। वो शिप के कोने पर खड़ा समंदर में न जाने क्या देख रहा था। वह जरूर ही कार्गो में होगा। उसने अपनी चाकू निकाल ली और आगे बोला, मुझे लगता है वो इन्हीं बक्सों में से एक में छुपा है। मैं जाकर एक एक बक्से को खोलकर देखता हूं। अगर वो मुझे मिल गया, तुम शिप का व्हील संभालो, बाकी मैं देखता हूं। उसकी आंखों में बदला लेने का एहसास कैप्टन साफ देख पा रहा था। उसने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कैप्टन को शोर ना करने का इशारा किया और वहां से तेजी से निकल गया। कैप्टन जानता था कि उसे रोकने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी उन बक्सों में उसे मिट्टी के सिवा क्या ही मिलता। वो सोच रहा था कि कुछ देर कम से कम वो खुद को काम में तो लगाए रखेगा। मुझे अपने दिमाग पर काबू रखना होगा और इस घनी धुंध के साफ होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कैप्टन व्हील के पास ही बैठ गया। वहां अकेले बैठे बैठे वो ऊँग रहा था, पर इससे पहले कि उसे नींद आती, उसने अपने दोस्त की दर्द भरी चीख सुनी, बचाओ, बचाओ, कैप्टन मुझे बचा लो। कैप्टन हैरान था कि आखिर क्या हुआ। कैप्टन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने देखा कि उसका दोस्त पागलों की तरह भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उस धुंध में वैसे भी उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो अपने दोस्त को पहचान गया था। जैसे ही वो थोड़ा पास आया तो कैप्टन को समझ आया कि उसके दोस्त के कपड़े खून से लथपथ थे, पर यह उसका अपना खून नहीं था। उसका दोस्त चिल्ला रहा था, पर कैप्टन तो जैसे सुन्न पड़ चुका था।
उसे समझ ही नहीं आया था कि उसके दोस्त की यह हालत कैसे हुई। वो कह रहा था, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे ना? वो यही है, पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमें बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम भी मेरे साथ चलो। ये चिल्लाते हुए वो समंदर में कूद गया। कैप्टन को कुछ कहने तक का मौका नहीं मिला। क्या यह आदमी पागल हो चुका था? और ये खून, ये किसका था? कहीं इसने ही तो क्रू के बाकी लोगों को नहीं मार दिया? लगता है ये सब इसी का किया धरा था। यही रोज रोज हर एक क्रू मेंबर को मारकर समंदर में फेंक रहा था। कैप्टन ने शिप से नीचे झांका तो उस धुंध में उसे कुछ नहीं दिखा। ना तो उस आदमी की आवाज आ रही थी और ना ही समंदर में कोई हरकत थी। कैप्टन अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे बस एक ही चीज याद आ रही थी और वो था भगवान। वो बस मना रहा था कि जल्दी से वो पोर्ट पर पहुंच जाए और इस मनहूस शिप से बाहर निकल जाए। उस शिप पर कैप्टन अकेला था और उसकी हिम्मत नीचे जाने की बिल्कुल भी नहीं थी। वो शिप के व्हील को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। वो रात भर एक टार बोड़कर व्हील के पास ही बैठा रहा। 4 अगस्त की सुबह हो गई थी, पर यह धुंध अभी भी नहीं छटी थी। ये आखिर हो क्या रहा था? कैप्टन को पता था कि सूरज निकल चुका था, पर वो भी इस धुंध को भेद नहीं पा रहा था। पर ऐसा आखिर क्यों हो रहा था? समंदर में इस तरह की धुंध कभी भी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि धुंध कितनी भी हो, समंदर की तेज हवाओं में वो टिक नहीं पाती। और इस रूट पर वो पहले भी आ जा चुका था, मगर इस बार ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो कि कैप्टन ने पहली बार देखी और महसूस की थी। एक तरफ तो कैप्टन अपने दोस्त को शिप पर हुए हादसों का जिम्मेदार मान रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी हिम्मत शिप के अंदर जाने की नहीं हो रही थी। कुछ था जो कि उसके पैरों को वहां जाने से रोक रहा था। कैप्टन कहीं ना कहीं एक दुविधा में था, जिसमें वो शिप को छोड़कर समंदर में कूद जाना चाहता था, पर एक कप्तान के तौर पर उसका आत्मसम्मान उसे ऐसा करने से रोक रहा था। डायरी में आगे लिखा था, हम सब बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, मगर ना जाने हमारे साथ किस्मत ने यह कैसा खेल खेला है। मैं अपनी आखिरी चिट्ठी इस बोतल में डालकर समंदर में फेंक रहा हूं। अगर यह शिप किसी चट्टान से टकरा गई या फिर अपना रास्ता भटक गई, तो शायद ये बोतल हमारी कहानी याद रखेगी। मीना और लूसी वो डायरी पढ़ते पढ़ते काफी दुखी हो गए थे और उन्हें डर भी लग रहा था। अभी दोपहर का ही वक्त था और मीना से रहा नहीं जा रहा था। वो अकेले ही पोर्ट की तरफ चल पड़ी। वहां उसने वैगनर को ढूंढा, जिसने वो डायरी उसे दी थी, और पूछा कि कप्तान कहाँ है और क्या वो उससे मिल सकती है। वो आदमी मीना की बात सुनकर उदास हो गया। उसने मीना को बताया कि एक दूसरी शिप जो कि पोर्ट की तरफ ही आ रही थी, उन्हें उस कैप्टन की शिप पोर्ट के पास ही मिल गई, मगर उस शिप पर कोई नहीं था सिवाय कार्गो एरिया में रखे सामान के। उस शिप पर किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था और कैप्टन की यह डायरी शिप के डेक पर ही पड़ी थी। उन्हें शिप पर किसी की लाश नहीं मिली, पर फिर भी कल वो लोग शिप के क्रू और कैप्टन के अंतिम संस्कार की तैयारी करेंगे। मीना ये सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। जो डायरी वो इस उम्मीद में लेकर आई थी कि उसे बीच समंदर में घटी अनोखी घटनाएं और क्रू की बहादुरी के किस्से पढ़ने को मिलेंगे, वो एक भयानक और डर भरी कहानी में बदल चुकी थी। मीना घर वापस आ गई, पर आज रात उसे एक अजीब चीज दिखी। लूसी, जो कि उसके साथ ही सोती थी, रात में अपने बिस्तर से उठी और न जाने क्यों तैयार होकर कहीं जाने लगी।
कमरे में हुई इस आहट से मीना की भी नींद खुल गई। उसने लूसी से पूछने की कोशिश की कि वो इतनी रात में कहां जा रही थी, पर वो तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। मीना समझ गई थी कि यह जरूर किसी सपने में है और नींद में चल रही है। उसने लूसी को नींद से जगा दिया। लूसी भी हैरान थी कि ये कपड़े उसे किसने पहना दिए और मीना ये क्या कह रही थी। उस रात ऐसा 2 बार हुआ। मीना ने 2 बार लूसी को नींद से जगाया और वापस सुला दिया। आज 10 अगस्त था और कैप्टन का फ्यूनरल होना था। मीना और लूसी दोनों ही पोर्ट पर जाना चाहते थे, पर भारी भीड़ के चलते वो वहां नहीं पहुंच पाए। शायद इस कैप्टन को वहां बहुत लोग जानते थे, इसीलिए पूरी सड़क पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मीना और लूसी दूर एक ब्रिज पर खड़े उस फ्यूनरल को देख रहे थे। फ्यूनरल में ले जाते उस कॉफिन में कैप्टन का मरा हुआ शरीर तो नहीं था, पर उसके साथ पोर्ट पर काम करने वाले सभी लोगों की हमदर्दी जरूर थी। मगर एक बात और थी जो कि थोड़ी अलग थी। इस तरह के फ्यूनरल में पुलिस का क्या काम था? वो वहां क्या कर रहे थे? मीना और लूसी ने कुछ पुलिस वालों को वहां पूछताछ करते हुए देखा। क्या यहां कल कुछ हुआ था? शायद हाँ। वो दोनों वैगनर को ढूंढ रहे थे जिसने उन्हें कैप्टन की डायरी दी थी, पर वो उस भीड़ में उन्हें कहीं दिख नहीं रहा था। मीना और लूसी 1-2 घंटे वहीं खड़े रहे। वो भीड़ अब जा चुकी थी और वो दोनों डॉक पर जा सकते थे। डॉक पर वो दोनों उसी बेंच पर जाकर बैठ गए जहां वो हमेशा बैठते थे, इस उम्मीद में कि शायद वैगनर उन्हें कहीं दिख जाए, पर कोई फायदा नहीं। मीना ने लूसी से कहा कि वो आसपास किसी से पूछ कर आती है, तब तक लूसी बेंच पर ही उसका इंतजार करे। मीना टहलते हुए एक शिपिंग कंपनी के ऑफिस पहुंच गई, जहां उसने वैगनर के बारे में पूछा। उस शिपिंग कंपनी वालों को उम्मीद नहीं थी कि कोई वैगनर के बारे में भी पूछता हुआ वहां आ सकता था। वो हैरान थे कि मीना जैसे एक अच्छे घर की लड़की वैगनर को कैसे जानती थी। मीना को भी उनकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने खुद पर काबू रखा और उन्हें कहा कि वो और उसकी दोस्त अक्सर यहाँ डॉक पर आते हैं और वैगनर से उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान है। मीना को वहां देखकर उस शिपिंग कंपनी का मालिक वहां आ चुका था और उसने उसे बैठने को कहा, पर जब उसने बोलना शुरू किया तो मीना के होश उड़ गए। उसने बताया कि पिछली रात ही वैगनर की मौत हो गई थी। उसकी लाश यहां पास ही फुटपाथ पर मिली थी। मीना ने उससे पूछा कि यह कैसे हुआ और क्या यह कोई कत्ल हो सकता है। कंपनी के मालिक ने कहा कि शराब पीना वैगनर की आदत थी, जिससे सभी परेशान रहते थे। शराब पीने के लिए वो न तो दिन देखता था और न ही रात, पर इस बुरी आदत के बावजूद भी वो कोई बुरा आदमी नहीं था, इसीलिए उसका कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह भी नहीं हुआ था। पुलिस तो कह रही थी कि उसकी मौत गीले फुटपाथ पर फिसल कर गिरने से हुई थी, पर वो इस बात को नहीं मानता। उसने मीना को बताया कि उसने वैगनर की लाश देखी थी और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि उसकी मौत फिसल कर गिरने से हुई थी। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसकी आंखें न जाने किसी अनजाने डर से फटी हुई थी। उसका जिस्म बड़ी अजीब तरह से पीला पड़ चुका था। उसने मीना से कहा कि वो खुद ही बताए कि क्या ये उसे कोई हादसा लगता है। मीना ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहां से उदास मन से वापस आ गई। उसने लूसी को सब कुछ बताया और दोनों घर लौट गए। आज ऐसे 2 लोगों की मौत हुई थी जिन्हें वो जानते थे। वैगनर को तो वो सीधे सीधे जानते थे और कैप्टन को उसकी लिखी डायरी के जरिए। मीना के पास अब भी वो डायरी रखी हुई थी। आज उन दोनों का मन किसी काम में नहीं लग रहा था।
रात में मीना और लूसी सोने चले गए, पर मीना को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वो उस शिप के कैप्टन और वैगनर की मौत से अंदर तक हिल गई थी और उसे जॉनथन की भी चिंता हो रही थी। बड़े दिनों से उसका कोई खत नहीं आया था। पता नहीं वो कहां और किस हाल में होगा। ये सब सोचते सोचते मीना को एक झपकी आ गई, जो कि एक अनजाने से डर से खुली। रात में मीना एक झटके से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। उसे डर लग रहा था। क्यों? पता नहीं। उसे अपने कमरे का माहौल ठीक नहीं लग रहा था। उस वक्त कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी और मीना देखना चाहती थी कि लूसी ठीक तो है। उसने पास ही रखी माचिस जलाई और एक मोमबत्ती की लौ पर रख दी। कमरे में कुछ रोशनी हुई तो मीना ने देखा कि लूसी अपने बिस्तर पर नहीं थी। लगता था कि आज फिर वो नींद में चलते हुए कहीं निकल गई। वो जल्दी से देखने के लिए उठी कि वो कहां गई। वैसे तो लूसी बाथरूम भी गई हो सकती थी, पर उसकी नाइट ड्रेस वहीं बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर लूसी इतनी रात में कपड़े बदलकर कहां गई थी। मीना ने एक लालटेन उठाई और लूसी को ढूंढने निकल पड़ी। जिस घर में वो अभी रह रहे थे वो लूसी के रिश्तेदारों का था और जरूरत से ज्यादा बड़ा था। उसके अहाते में एक बड़ी ही खूबसूरत पेड़ों की बनी हुई भूल भुलैया भी थी। लूसी वहां हो सकती थी। मीना सोच रही थी कि कहीं उसने अपने मंगेतर डॉक्टर जॉन को चुपके से मिलने तो नहीं बुलाया। लेकिन अगर ऐसा था तो उसने मीना को इस बारे में क्यों नहीं बताया। मीना सोच रही थी कि वो लूसी से खूब लड़ाई करेगी और उसे समझाने की कोशिश करेगी कि उसे शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। अगर ये बातें किसी को पता चल गईं तो उसके खानदान की नाक कट जाएगी। पर लाख ढूंढने के बावजूद लूसी कहीं नहीं मिल रही थी। मीना सोच रही थी कि क्या उसे घर में सबको इस बारे में बता देना चाहिए या फिर उसे अभी खुद ही कोशिश करनी चाहिए। मीना के मन में यही सब चल रहा था कि उसकी नजर घर की ऊपर वाली मंजिल पर चली गई। उसने ऊपर एटिक में एक बहुत बड़ी सी चिड़िया जैसा कुछ देखा। वो जीव खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा था और मीना को उसकी पीठ दिखाई पड़ रही थी। ये घर या फिर हवेली अच्छी खासी बड़ी थी और इसकी पहली मंजिल कम से कम 15 से 20 फीट ऊंची तो होगी। रात में मीना को ठीक से समझ नहीं आया कि ये कौन सी चिड़िया थी या फिर ये कोई चिड़िया थी भी या नहीं। पर इतने बड़े जानवर का वहां उतने ऊपर पहुंच जाना आसान तो नहीं था। मीना काफी डर चुकी थी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाजें सुनकर वहां काम करने वाले नौकर और घर के लोग जाग गए और एक एक करके वहां की सारी लाइटें जलना शुरू हो गईं। इस शोरगुल से उस जीव का ध्यान भटका और उसकी नजर मीना पर पड़ी। मीना को ऐसा कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। उस जीव की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसे देखकर मीना की आवाज उसके गले में घुट कर रह गई थी। मीना का शक सही था। वो एक चिड़िया ही थी, एक चमगादड़, एक बहुत बड़ा चमगादड़। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ, अपने बड़े बड़े डैने फैलाए और एक ही झटके में आसमान में उड़ गया। उसके उड़ने से वहां बहुत जोर की हवा चलने लगी थी। मीना उसे दूर आसमान में उड़ता देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और लूसी, वो कहां थी? कहीं उस जीव ने लूसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? अब तक घर के सभी लोग वहां आ चुके थे। मीना ने उन्हें अपनी आंखों देखी बात बताई, पर जिसने वो नजारा खुद से ना देखा हो उसके लिए इन बातों पर यकीन करना मुश्किल था। हालांकि किसी ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और लूसी के बारे में पूछा।
मीना ने उन्हें बताया कि वो खुद ही काफी देर से उसे ढूंढ रही थी। सब लोग अलग अलग होकर लूसी को ढूंढने लगे, पर मीना का ध्यान कहीं और था। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उस जीव के यहां आने और लूसी के अपने बिस्तर पर ना होने का कोई लेना देना तो था। मीना एक नौकर को लेकर ऊपर वाली मंजिल की खिड़की पर देखने गई और उसका शक सही साबित हुआ। लूसी उसी खिड़की के पास दीवार के सहारे सो रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। मीना ने उसे छुआ तो वो चौंक गई। उसका शरीर तप रहा था। लूसी को तेज बुखार था। मीना ने उसे जगाने की कोशिश की, पर लूसी की नींद नहीं खुल रही थी। उसने आवाज लगाकर बाकी लोगों को बुलाया और लूसी को उसके कमरे में लेकर गई। वो जीव और उसकी आंखें रह रह कर मीना को याद आ रही थी, पर उसका ध्यान अभी लूसी पर था। न जाने उसे क्या हुआ था कि वो इतनी रात को ऊपर चली गई थी। अगर वो जीव उसे कोई नुकसान पहुंचा देता तो वो क्या करते। मीना ने इस बारे में कुछ न कुछ करने की ठान ली थी। अगली सुबह जब लूसी सोकर उठी तो वो पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। मीना ने भी उसे पिछली रात के बारे में कोई बात नहीं की। वो सोच रही थी कि शायद लूसी उसे खुद ही सब कुछ बता दे। वैसे भी वो दोनों पक्के दोस्त थे और आपस में कुछ भी नहीं छुपाते थे। आज मीना चुपचाप लूसी के मंगेतर डॉक्टर जॉन से मिलने गई और उन्हें बताया कि लूसी को शायद नींद में चलने की बीमारी हो गई है। पर जॉन ये सुनकर जरा भी परेशान नहीं हुआ। उसने मीना से कहा कि वो ज्यादा चिंता ना करे। ये एक बहुत ही मामूली सी आदत है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हाँ, नींद में चलते हुए इंसान को नहीं पता होता कि वो कहां जा रहा है या फिर क्या कर रहा है। इसीलिए उसे लूसी को उसके कमरे से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। वो सीढ़ियों से गिर सकती है या उसे कोई चोट भी आ सकती है। मीना समझ गई थी कि उसे क्या करना है। आज पूरा दिन दोनों हमेशा की तरह पोर्ट के पास जाकर बैठे, कुछ बातें की और घर वापस आ गए। रात में मीना ने लूसी के सोने का इंतजार किया और जब उसे यकीन हो गया कि लूसी गहरी नींद में थी, उसने कमरे में अंदर से ताला लगा लिया। मीना ने चाबी अपने तकिए के नीचे रख ली थी। बीच रात मीना की नींद कुछ खटपट की आवाज से खुली तो उसने देखा कि लूसी आज फिर तैयार होकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। मीना ने उसे नहीं रोका। लूसी कुछ बेचैन सी लग रही थी। वो कुछ देर दरवाजे के पास ही खड़ी रही और फिर खिड़की खोलकर पास ही बैठ गई। वो बाहर चांद को निहार रही थी और कुछ ही देर में बैठे बैठे ही सो गई। मीना ने उठकर खिड़की बंद की और लूसी को एक कंबल उड़ा दिया। वो खुश थी कि उसे लूसी की इस बुरी आदत की काट मिल गई थी। मीना अक्सर जल्दी ही उठती थी और लूसी के लिए चाय लाकर उसे जगाना उसका ही काम था। जब मीना चाय लेकर आई और उसने लूसी को जगाने के लिए अपना हाथ उसके सर पर रखा तो उसकी नजर लूसी की गर्दन पर पड़ी। लूसी की गर्दन पर शायद कोई चोट लगी थी। ये दो छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी कीड़े के काटने से बनते हैं। ये निशान एक दो दिन पहले तो नहीं थे। शायद किसी मकड़ी या ऐसे ही किसी कीड़े ने लूसी को काट लिया था। उसने लूसी को जगाकर पूछा भी कि ये क्या है, पर उसे याद नहीं था कि ये कब और कैसे हुआ। वैसे भी इतनी छोटी सी खरोंच से उसका क्या ही बिगड़ता। ये बात आई गई हो गई। मीना अब हर रात कमरे की चाबी अपने पास रखकर ही सोती थी और लूसी वैसे ही सुबह खिड़की के पास ही बैठी मिलती थी। इस सब में कुछ भी अजीब नहीं था, सिवाय एक बात के कि लूसी की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी और उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी।
पर उसके गालों की चमक जो हमेशा कायम रहती थी वो अब गायब हो चुकी थी। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और लगभग पूरा दिन सोती ही रहती थी। मीना और उसके घर वालों को उसकी काफी चिंता थी, पर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये क्या हो गया था। उसका व्यवहार भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो यूं ही अक्सर कुछ भी बोलने लगती थी। मीना ने उसे एक दो बार किसी की लाल आंखों के बारे में बड़बड़ाते हुए सुना था। वो सोचती रहती थी कि लूसी आखिर ये किसे याद कर रही है। ये लाल आंखें आखिर किसकी हो सकती हैं। एक शाम जब मीना और लूसी बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब मीना ने देखा कि उसके गर्दन की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी, बल्कि उस चोट के आसपास की खाल थोड़ी पीली सी पड़ चुकी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चोटें खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। मीना ने लूसी से जिद की कि उसे तुरंत ही जॉन के पास चलना चाहिए और उसे ये चोट दिखानी चाहिए, पर लूसी तो जैसे उससे लड़ने को तैयार थी। मीना ने उसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था, बल्कि वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती थी। मीना को उसकी बात माननी पड़ी थी। आज रात जब मीना सो रही थी, उसके कमरे में फिर से कुछ आहट हुई। उसने अपनी आंखें खोली तो लूसी बड़ी बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी, और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो कुछ अलग से थे। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी पार्टी में जा रही थी, पर लूसी ऐसे कपड़े तो कभी नहीं पहनती, और वो भी इस वक्त। मीना चुपचाप लेटी रही और लूसी को देखती रही। उसने धीरे से अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर देखा कि क्या कमरे की चाबी अभी भी उसके पास है। चाबियां वहीं रखी थी। मीना की जान में जान आई, पर लूसी को जाने क्या सूझी। वो दरवाजे पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, और ना जाने कैसे वो दरवाजा अपने आप ही खुल भी गया। मीना उठकर बैठने ही वाली थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने दरवाजे पर खुद ताला लगाया था, तो उसके खुलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मीना दबे पांव उठी और लूसी का पीछा करने लगी। वो धीरे धीरे उस हवेली के अहाते में पहुंच गई, जिसके ठीक सामने वो बड़ी सी भूल भुलैया थी। पर वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं था। घर के चारों तरफ धुंध की एक मोटी परत छाई हुई थी, पर कैसे? ना तो ये ठंड का मौसम था, और ना ही उनका घर समंदर के इतना पास था कि वहां इतनी ज्यादा धुंध छा जाती। मीना ने पास की मेज पर रखी लालटेन उठा ली और धुंध में लूसी को ढूंढने की कोशिश करने लगी। वो बड़ी सावधानी से एक एक कदम रखते हुए उस भूल भुलैया में लूसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हर गुजरते पल के साथ मीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने लूसी को आवाज लगाना शुरू कर दिया, लूसी, लूसी, कहां हो तुम? मीना को उस धुंध में एक हरकत सी दिखी, पर वो शायद लूसी नहीं थी। वो जो भी था उसका चेहरा सफेद सा था और जलती हुई लाल आंखें। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे लूसी उस भूल भुलैया के बीचों बीच लेटी दिखाई दी। पर वो कौन था जिसे मीना ने अभी वहां देखा था? मीना ने अपना ध्यान लूसी पर लगाया। वो जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें ना तो पूरी तरह से बंद थीं और ना ही पूरी तरह से खुली थीं। मीना ने बड़ी मुश्किल से लूसी को सहारा देकर उठाया और अंदर ले गई। लूसी की हालत ठीक नहीं थी। उसके शरीर में जान ही नहीं थी। मीना ने उसे जैसे ही बिस्तर पर छोड़ा तो वो निढाल होकर गिर पड़ी, पर तभी मीना को अपने हाथों में कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने अपना हाथ मोमबत्ती के पास किया
तो ये खून था। मीना ने लूसी को सब जगह हाथ लगाकर देखा तो उसे कोई चोट तो नहीं दिखी, पर उसकी गर्दन पर बने उन 2 छोटे से निशानों के पास से खून की एक पतली सी लकीर बनी हुई दिखाई दे रही थी। यह सब आखिर हो क्या रहा था? कहीं लूसी के ऊपर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, या फिर कोई शैतान, कोई भूत प्रेत? हे भगवान, ये हमारी लूसी के साथ क्या हो गया था? मीना बिस्तर पर ही हाथ जोड़कर बैठ गई, पर शायद उनकी परेशानियां अभी शुरू ही हुई थी। उस पूरी रात लूसी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। वो करा रही थी और बार बार अपना हाथ अपनी गर्दन पर फेर रही थी। मीना समझ चुकी थी कि अब उसे किसी तजुर्बेकार डॉक्टर को यहां बुलाना ही पड़ेगा। अगली सुबह तक भी लूसी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। मीना को अब 2 लोगों की चिंता थी। एक था उसका प्यार जॉनथन और दूसरा उसकी इकलौती दोस्त लूसी।